चलिए बच्चों, आज हम देखते हैं कक्षा 8वीं छत्तीसगढ़ बोर्ड का अध्याय 1 वर्ग और घन। जैसे कि आप लोग जानते हैं वर्ग क्या होता है, वर्ग के बारे में पढ़े हैं। तो वर्ग जो है एक ऐसी आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं जो है आपस में बराबर होता है। मतलब ये कि इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों का मान जो है वो समान होता है। तो इसको यदि मान लीजिए इस प्रकार से देखें तो एक पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या जो है सेम होता है। अगर हम इसको एक एक सेंटीमीटर के अंतराल में अगर इसको डिवाइड कर दें तो यहाँ पर जब देखें तो एक एक सेंटीमीटर में अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो इसमें पंक्ति कॉलम की संख्या यानी स्तंभ की संख्या और रो की संख्या जो है वो सेम है। तो यहाँ पर अगर हम देखें एक एक पॉइंट यहाँ पर एक एक बिंदु बैठा दें तो हम देख रहे हैं कि इसके पंक्तियों में जो है बिंदुओं की संख्या और स्तंभों में बिंदुओं की संख्या जो है वो बराबर है। देखो यहाँ पर ये पंक्ति है, इसमें भी 1 2 3 4 है। यहाँ देखें नीचे से ऊपर तो 1 2 3 4 है। टोटल पंक्तियों की संख्या भी कितना है 1 2 3 4 और स्तंभों की संख्या भी कितना है 4। तो टोटल यहाँ पर कितने हो गए 4 और ये 4 है तो 4 गुना 4 करें तो कितना है टोटल यहाँ पर 16। तो इस प्रकार से जो होता है ये वर्ग होता है। ठीक है, तो वर्ग जो है वो क्या होगा, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या यानी कि जो पंक्ति है और स्तंभ है उनमें बिंदुओं की संख्या जो है वो इक्वल है, तब हम क्या कहेंगे, इसको वर्ग के रूप में कहेंगे। वर्ग जो है बहुत इजी है। वर्ग जैसे क्या करते हैं, किसी भी संख्या का यदि हमको वर्ग निकालना होता है तो उसी संख्या के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको वर्ग निकल जाता है। मतलब लंबाई यदि 1 है तो चौड़ाई भी यदि हम 1 लें तो इसका वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, वर्ग कितना आएगा 1, यानी 1 गुना 1 बराबर 1, यानी कि 1 का वर्ग कितना कहलाएगा 1 होता है। 2 का वर्ग क्या होता है, तो 2 का गुना किसके साथ करोगे 2 के साथ, तो 2 गुना 2 कितना आ गया 4। 3 का वर्ग निकाले तो 3 गुना 3 बराबर कितना आ जाएगा 3 तिया 9। उसी प्रकार से 4 का वर्ग निकाले तो 4 गुना 4 बराबर कितना हो जाएगा ये 16। 5 का वर्ग निकाले तो 5 गुना 5 बराबर कितना आ जाएगा 25। तो इस प्रकार से हम वर्ग निकालते हैं। ठीक है, तो वर्ग निकालते समय आपको ध्यान रखना है कि जिसका आप वर्ग निकाल रहे हो उसकी लंबाई जो है उतना ही चौड़ाई का मान भी होना चाहिए। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों का मान सेम है तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल जाता है, वर्ग निकल जाता है। ये जो है पूर्ण वर्ग के रूप में निकलता है। यहां पर देखिए कलम के जरिए से मैं आपको समझाता हूं इसको। इस प्रकार से एक कॉलम तैयार कर लेते हैं। इधर लिखते हैं हम वर्गमूल और इधर लिख देते हैं वर्ग। 1 का यदि हम वर्ग निकालें तो कितने से गुना करना पड़ेगा, 1 गुना 1 तो कितना आएगा 1। उसी प्रकार से 2 का वर्ग निकालें तो 2 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा 4। 3 का वर्ग निकालें 3 गुना 3 बराबर कितना होगा 9। 4 का वर्ग निकालें 4 गुना 4 बराबर कितना हो जाएगा 16। इसी प्रकार से क्रम आगे बढ़ाते हुए 5 का 6 का 7 का 8 का 9 का 10 का 11 का ऐसे इस प्रकार से आपको टोटल 30 तक का वर्ग आपको कंठस्थ याद होने चाहिए। ठीक है, तो 5 का वर्ग कैसे निकालोगे, तो 5 गुना 5 कितना होगा 25। 6 गुना 6 करें तो कितना हो जाएगा आपका 36। 7 गुना 7 करें तो कितना आएगा 49। गुना कर रहे हैं ना, जोड़ना नहीं। कई बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। गलती यहाँ पर कर देते हैं कि 2 में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। 2 गुना 2 किए तो कितना आया 4, तो बच्चे इसको समझते हैं कि 2 में 2 जोड़ दिए तो 4 आया। गलत है ये, है ना, वैसा नहीं समझना है, इसको गुना करना है। तो 2 का गुना 2 से करें कि 2 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ रहे हैं तो कितना आया 4। 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़े तो 9 आया। उसी प्रकार से 7 का पहाड़ा 7 बार पढ़े तो कितना आया 49। 8 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 64। 9 का पहाड़ा जो है वो 9 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 81। 10 का पहाड़ा जो है वो 10 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 100। और 11 का पहाड़ा जो है वो 11 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 121। इसी प्रकार से आपको जो है टोटल 30 तक के वर्गमूल लिखना है और याद रखना है। ठीक है,
12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225। इस प्रकार से क्रम को बढ़ाते हुए आपको याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए, हम देख रहे हैं यहाँ पर वर्गमूल भी दिख रहा है और हमको वर्ग भी दिख रहा है। तो वर्ग क्या होता है, वर्गमूल जो संख्या है उसी संख्या के साथ, किसी भी संख्या के यदि आप वर्गमूल निकाल रहे हैं तो उस संख्या को उसी संख्या के साथ गुणा करेंगे तो वर्ग निकल जाता है। जस्ट इसका अपोजिट जो है वो क्या है, उसका वर्गमूल कहलाता है। जैसे मैं कहूं 1 का वर्गमूल क्या होगा, तो 1 होगा। 4 का वर्गमूल क्या होगा, तो 2 होगा। 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3 होगा। 4 का वर्गमूल क्या होगा, 16। 25 का क्या होगा, 5। 36 का क्या होगा, 6। 49 का 7। 64 का 8। 81 का 9 और 100 का जो वर्गमूल है क्या होता है, 10। 121 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 11। तो इस क्रम को आप कहां तक बढ़ाएंगे, 30 तक के कम से कम आपको याद होनी चाहिए वर्ग और वर्गमूल। क्लियर है, इसको नोट कर लेना। चलिए, पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान। पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान में क्या होता है, उसमें जोड़ी बनता है, जो गुणनखंड दिया होते हैं उसके पेयर बनते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट ले लेते हैं, ऐसे एक गोला लिया, गोले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हम दो दो अंकों की जोड़ी बनाएंगे तो यहाँ पर ये जोड़ी बन रहा है। तो जहां पर जोड़ी बनता है समझ लीजिए कि वो पूर्ण वर्ग के भाग है, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाता है। ठीक है, और जहां पर मान लीजिए जोड़ी नहीं बनता है, जैसे यहाँ पर 5 पे देखिए 5 बिंदु दिया हुआ है, तो यहाँ पर जोड़ी बन रहा है, यहाँ जोड़ी बन रहा है, एक बिंदु जो है अकेला हो गया। तो जहां पर जो बिंदु अकेला हो गया मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। सेम इसी प्रकार से होता है कि हम कोई भी संख्या जो दिया रहेगा उसका पूर्ण वर्ग है कि नहीं कैसे देखेंगे, तो उसका एक अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड में देखेंगे कि उसकी जोड़ी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यदि जोड़ी बन जाता है तो समझ लीजिए कि वो पूर्ण वर्ग संख्या है, जोड़ी नहीं बनता है तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई गुणनखंड करने से इस प्रकार से आता है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, इस प्रकार से आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं 2 की यहाँ पर एक जोड़ी बना, 3 की जो यहाँ पर एक जोड़ी बना, लेकिन इस 2 की जोड़ी नहीं बनता है। तो इस 2 की जोड़ी नहीं बन रहा है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यही उसकी पहचान है कि हम उसकी पहचान कैसे करेंगे, गुणनखंड का देखेंगे कि किसका किसका जोड़ी बन रहा है। जोड़ी बन रहा है तो पूर्ण वर्ग संख्या है, जोड़ी नहीं बनेगा तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्लियर है। अब यहाँ पर बात आती है अभाज्य गुणनखंड की। चलिए, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, तो अभाज्य गुणनखंड के जरिए से हम जो है वो पूर्ण वर्ग है या नहीं हम पहचानेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्याओं के जरिए से हम उसका गुणनखंड तोड़ेंगे। जैसे कोई भी संख्या दिया रहता है, जैसे अभाज्य संख्या क्या होता है, सबसे पहले ये पहचानते हैं कि अभाज्य संख्या होता क्या है। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में हम प्राइम नंबर भी कहते हैं। तो अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे से भाग नहीं जाता है। वो संख्या कौन सी संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। तो वो कौन कौन सी संख्याएं हैं, जो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, ये वो संख्याएं हैं। और इसके आगे और बढ़ते जाता है ना। तो ये वो संख्याएं हैं जो एक से बस और अपने आप से स्वयं से ये दो संख्याओं से बस भाग जाता है। ठीक है, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्याओं से भाग नहीं जाता। 2 को यदि हम 3 से भाग देना चाहेंगे तो पूर्ण रूप से भाग नहीं जाएगा। यदि हम 5 को 3 से भाग देना चाहेंगे तो वही पूर्ण रूप से भाग नहीं जाएगा। इसलिए इसको क्या बोला गया, इसको अभाज्य संख्या कहा गया। ठीक है, तो इन्हीं अभाज्य संख्याओं के जरिए से हम गुणनखंड निकालेंगे और उनसे हम पता करेंगे कि इनका किसका जोड़ी बनता है, किसका जोड़ी नहीं बनता है। यदि जोड़ी बनता है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग कहलाएगा, जोड़ी नहीं बनता है तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक सबको। तो ये अभाज्य संख्या जो है वो ध्यान रखिएगा, अभाज्य संख्या क्या होती है, तो अभाज्य संख्या वो संख्या है जिससे हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो भाग देने का सिलसिला कहां से शुरू होता है, 2 से। यदि 2 से कोई संख्या जब भाग जा रही है तो 2 से ही भाग देना है, 5 से भाग नहीं दोगे। ठीक है, 2 से भाग जाना बंद हो जाएगा तब 3 से भाग देना होता है, 3 से भाग नहीं जाएगा तब 5 से भाग देंगे, 5 से भाग नहीं जाएगा तो 7 से भाग दोगे, 7 से नहीं जाएगा तो 11 से भाग दोगे। इस प्रकार से आपको बढ़ना है क्रम, एक एक करके। डायरेक्ट आप सीधा 11 से कोई संख्या को भाग नहीं दोगे। अच्छा,
विभाज्यता के नियम में हम पढ़े हैं कि 2 से भाग देने का नियम क्या होता है, यदि किसी संख्या के इकाई में, जैसे कोई संख्या लिखा है मान लीजिए 230, इकाई की संख्या यदि 0 है, इकाई की संख्या में यदि 2 है, इकाई की संख्या में 4 है, 6 है, 8 है यहाँ पर, तो ये संख्या जो है वो 2 से जरूर भाग जाएगा। क्लियर है। उसी प्रकार से 3 से भाग देने का नियम क्या होता है, 3 से भाग देने का नियम होता है किसी संख्या को मान लीजिए इस प्रकार से लिखा हुआ है 123, तो संख्याओं का योगफल जो है, इन सभी संख्याओं का जो योगफल है वो 3 के पहाड़ा में आता हो तो वो संख्या जो है 3 से भाग जरूर जाएगा। जैसे 2 और 1 3 हो गया, 3 और 3 कितना हो गया 6, 6 जो है वो 3 के पहाड़ा में आता है, यानी कि ये जरूर जो है 3 से भाग जाएगा। उसी प्रकार से 5 से भाग देने के लिए हम क्या देखेंगे, इकाई में यदि 0 लिखा हुआ है, इकाई में यदि 5 लिखा हुआ है तो समझो कि वो 5 से भाग जाएगा। उसी प्रकार से 7 से भाग देने के लिए क्या होता है, इकाई दहाई की संख्या जो है वो 7 से भाग जा रहा है तो संख्या जो है वो पूरी तरह से भाग जाती है। तो इसी प्रकार से हम जो है विभाज्यता के नियम के बारे में पिछली कई कक्षा में पढ़ चुके हैं, 6वीं 7वीं में, तो उसी को रिवीजन कर लीजिएगा। आइए हम देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड के जरिए से हम कैसे पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं को पता लगाते हैं। देखिए इसको नोट कीजिए। चलिए 144 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। चलिए अभाज्य गुणनखंड क्या है इस छोटे से उदाहरण के जरिए से हम समझते हैं। तो 144 यहाँ पर दिया हुआ है, इसका हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो इस प्रकार से जो होता है इसको हम अभाज्य गुणनखंड के नाम से जानते हैं। 144 का इस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये जो प्रक्रिया होता है, जो अभाज्य संख्याओं के जरिए से ही भाग दिया जाता है, तो वो सारी प्रक्रिया क्या कहलाती है, अभाज्य गुणनखंड। हमने पहले बताया था कि इकाई में यदि 2 हो, 4 हो, 0 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो संख्या जो है वो 2 से जरूर भाग जाएगी, यानी कि इसको हम 2 से भाग दे सकते हैं। तो 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखो एक जो है वो 2 से छोटा है, इसलिए हम 2 अंकों की जोड़ी बनाएंगे। क्या बन गया 14, ये बन गया 2 7 14 और ये हो गया 2 दूनी 4। आगे जो है इकाई में फिर 2 आया हुआ है, मतलब ये संख्या जो है 2 से फिर से भाग जाएगा। तो यहाँ से हम 2 से भाग देंगे, 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए कि 7 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया क्या हो जाएगा यहाँ पर 6, 2 तिया 6। यहाँ क्या बचा 1, 1 बचा तो यहाँ क्या बन गया 12। तो ये क्या बन गया 2 छके 12। कितने बार में भाग गया 36 बार में। यहाँ पर इकाई में फिर 6 आया हुआ है, 6 जो आया मतलब ये 2 से फिर से भाग जाएगा, तो हम 2 से फिर से भाग दे सकते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा 2 एक कम 2, यहाँ बचा कितना 1, बच गया कितना 16, 2 अट्ठे 16। यहाँ पर देखिए फिर से इकाई में 8 आया हुआ है, तो 8 आया हुआ है यानी कि पुनः हम इसको 2 से भाग दे सकते हैं। तो 2 निया 18। अब यहाँ पर देखो ये संख्या जो है वो 2 से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 9 है, 9 जो है वो 2 के पहाड़ा में नहीं आता। तो अब हम 2 के बाद किसके बाद आगे जाएंगे, कौन सा भाज्य संख्या आता है 2 के बाद 3। 3 से हम इसको भाग देने का प्रयास करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये 3 के पहाड़ा में आता है। क्या 9 जो है वो 3 के पहाड़ा में आता है, यानी कि हम 3 से इसको भाग दे सकते हैं। 3 तिया 9। आगे क्या हो जाएगा 3 आया, 3 से भाग जाएगा, 3 एकम 3। तो ये सारी जो प्रक्रिया हमने यहाँ पर कर रहे हैं इसी को क्या कहते हैं हम, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड इसका क्या क्या आया, तो लिखेंगे 144 का गुणनखंड आया 2 गुना 2 गुना कितने बार है 1 2 3 4। तो 2 गुना 2 गुना 2, 3 कितने बार है 2 बार है, तो 3 गुना 3, ये उसका अभाज्य गुणनखंड आया। यहाँ पर अब हम देख सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं। चलिए तो कैसे बताएंगे, तो यहाँ पर एक जोड़ी बन रहा है, यहाँ भी जोड़ी बन रहा है और यहाँ भी जोड़ी बन रहा है। तो सब जगह जब जोड़ी बन रहा है तो ये कौन सी संख्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। जहां जोड़ी नहीं बनता वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम पूर्ण वर्ग है। क्या लिखेंगे, पूर्ण वर्ग है। ठीक है, नोट करो। और इसी तरीके से बहुत सारे उदाहरण हैं, उसको जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे और हम देखेंगे यदि जोड़ी बनता है तो वो पूर्ण वर्ग है और जोड़ी नहीं बनता है तो पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, देखिए अभ्यास 1 में दिया हुआ है, आपके बुक में दिया होगा अभ्यास 1 करके लिखता है, जांच कीजिए कि नीचे दिए गए त्रिक पाइथागोरस त्रिक है या नहीं। इस प्रकार से प्रश्न दिया हुआ है, 3 त्रिक दिया हुआ है, यानी कि 3 भुजाओं को मान दिया है। समझ लीजिए कौन कौन सा, 5 12 और 13।
तो इस त्रिक के जो हमको देख करके पता करना है, इसको हल करके पता करना है कि ये पाइथागोरस त्रिक है या नहीं। तो पाइथागोरस त्रिक क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय हम पढ़े हैं। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि कर्ण का वर्ग जो है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो ये उसी प्रकार से पाइथागोरस त्रिक को, ये नियम को ये फॉलो करता है या नहीं, हमको देखना है। ठीक है, तो पाइथागोरस त्रिक के हिसाब से अगर हम देखें तो ये 5, 12 और 13 दिया हुआ है। इसमें हम सबसे बड़ी भुजा किसको मानेंगे, जो बड़ी भुजा दिया हुआ है उसको यहाँ पर अलग से लिखेंगे। तो हम इसमें क्या बोलेंगे, बड़ी भुजा का वर्ग बराबर अन्य दो छोटे भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होना चाहिए। यदि वो बराबर आ जाता है तो वो पाइथागोरस त्रिक को पालन करता है। चलिए तो यहाँ पर लिखते हैं, हर बड़ी भुजा बराबर कितना दिया है, 13। जो इसमें सबसे बड़ी है उसको हम अलग कर दिए, बड़ी भुजा बराबर क्या लिखे, 13। और दो अन्य जो छोटी छोटी भुजा है उसको हम लिखते हैं दो छोटी भुजाएं। दो अन्य छोटी भुजाएं हैं। दो छोटी भुजाएं कौन कौन सा है, एक है 5 है और एक है 12। तो पाइथागोरस त्रिक है, इसका हम जांच करना है। तो यहां पर हम कैसे जांच करेंगे, तो लिखते हैं बड़ी भुजा का वर्ग बराबर दो छोटी भुजाओं का वर्ग। तो लिखेंगे हम छोटी भुजा का वर्ग धन छोटी भुजा का वर्ग। इसको डाल दीजिए पहला छोटी भुजा और इसको डाल दीजिए दूसरी छोटी भुजा, समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ी भुजा का वर्ग बराबर पहले छोटी भुजा का वर्ग और धन दूसरी छोटी भुजा का वर्ग। तो बड़ी भुजा क्या है, यहाँ पर 13 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 13 का वर्ग। छोटी भुजा क्या है, एक भुजा है 5, तो यहाँ लिखेंगे हम 5 का वर्ग। दूसरा छोटी भुजा क्या है 12, तो इसको लिखेंगे हम 12 का वर्ग। आगे 13 का वर्ग क्या होगा 169, 5 का वर्ग कितना होता है 25, धन 12 का वर्ग क्या हो जाएगा 144। तो यहाँ पर देखो 13 का वर्ग 169 है, उसके बाद इधर देखिए 25 और 144 को जोड़ेंगे कितना आएगा 169। तो यहाँ देखिए दोनों पक्ष का मान बराबर आ गया, इधर भी 169 है इधर भी 169 आया। तब हम इसको कह सकते हैं ये पाइथागोरस त्रिक है। यदि इधर का मान और इधर का मान दोनों अलग हो जाता है तो समझिए कि वो पाइथागोरस त्रिक नहीं है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे नीचे, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस त्रिक है, पाइथागोरस त्रिक है। ये अभ्यास आपका 1 में दिया हुआ है ना, बुक में आपका अभ्यास नंबर 1 में ये प्रश्न जो है दिया हुआ है, पाइथागोरस त्रिक है या नहीं। उसमें करीब 5 या 6 सवाल दिए हुए, सारे सवालों को आप इसी तरीके से बनाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिए आपको उसमें से जो बड़ी भुजा है उसको अलग करना है, मैंने कि जो सबसे बड़ी मान दिया हुआ है उसको अलग करना बड़ी भुजा के नाम में, और दो छोटी छोटी भुजा करके लिख देना। ठीक है, और इसी प्रकार से उसको जहां से आप वर्ग और वर्गमूल लिखे हो वहीं से आप इसका वर्ग देख करके इसको हल कीजिए। आपको पता करना है कि पाइथागोरस त्रिक है या नहीं। तो आपको देखना है कि दोनों पक्ष का मान यदि बराबर आ गया तो पाइथागोरस त्रिक है, यदि बराबर नहीं आया तो पाइथागोरस त्रिक नहीं है। ठीक है।